बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग में हमारा लेक्चर नंबर 17 है। तो आप लोगों को याद होगा, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट क्या होती है और हम रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट क्यों करते हैं, कब करते हैं और उससे हम जो है क्या अखज़ करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है कि हमारे पास सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्या होती है और सॉफ्टवेयर क्वालिटी और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स का आपस में क्या रिलेशन है। मतलब हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को बेहतर तरीके से सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स अचीव करते हुए हम सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं और हम सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को वेरिफिकेशन और वैलिडेशन या टेस्टिंग के थ्रू जो है वो किस तरह से इंश्योर कर सकते हैं और श्योर कर सकते हैं या सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस बेसिकली हमारे पास सॉफ्टवेयर क्वालिटी मतलब अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर की क्वालिटी अचीव ना हो तो ये एक मतलब इशू क्रिएट करता है। अ की इशू इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मल्टी डायमेंशनल है। ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है, यानी कि यूज़र के लिहाज से अगर क्वालिटी को देखा जाए तो वो और होगी, अगर डेवलपर के लिहाज से देखा जाए तो वो और होगी, और हमारा जो कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही होगी उसके लिहाज से देखा जाए तो हर किसी के अपने अपने व्यूज़ हैं क्वालिटी से रिलेटेड। तो ये एक इस तरह से एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस। इसके पॉपुलर व्यूज़ हैं, यानी कि क्वालिटी जो है वो सब्जेक्टिव होनी चाहिए, अम्बिगियस होनी चाहिए, अनक्लियर मीनिंग अम्बिगियस ना हो, अनक्लियर जो मीनिंग हो उसमें ना होनी चाहिए, ये लग्जरी होती है, क्लास होती है, क्वालिटी की क्लास होती है, टेस्ट होता है, डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन एंड मेजर, यानी कि क्वालिटी को हम जो है वो मुश्किल होता है हमारे लिए डिफ़ाइन करना और उसको मेजर करना। इसके प्रोफेशनल व्यूज़ हैं, ये इसके पॉपुलर व्यूज़ हैं, और इसके प्रोफेशनल व्यूज़ हैं, यानी कि ये क्वान्टिफाइबल हो, मैनेजेबल हो, इम्प्रूवेबल हो। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स और क्वालिटी का आपस में रिलेशन ये है कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स आर दी फाउंडेशन फ्राम विच क्वालिटी इज़ मेजर्ड, यानी कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स अगर हमने सॉफ्टवेयर के रिक्वायरमेंट्स को सही तरीके से जो है वो आइडेंटिफाई किया है या उनको गैदर किया है, यानी कि वो कंप्लीट हों, करेक्ट हों, जिस तरह से आप लोगों को याद होगा हमने सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स की एट्रीब्यूट्स पढ़ी थी। तो आर दी फाउंडेशन फ्राम विच क्वालिटी इज़ मेजर्ड, यानी कि रिक्वायरमेंट्स से ही हम सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स की बेस पे ही हमने क्या करना होता है, सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन बनाना होता है, फिर उसी डिज़ाइन की बेस पे हमने क्या करना होता है, इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है, फिर उसी बेस पे हम जो है इम्प्लीमेंट करके या प्रोजेक्ट को डेवलप करके हम अपने कस्टमर को देते हैं। तो हमारे पास जब रिक्वायरमेंट्स ठीक होंगी तो ही हम उन रिक्वायरमेंट्स की बेस पे ही अपना एक्यूरेट डिज़ाइन बनाएंगे। उस डिज़ाइन जब रिक्वायरमेंट ठीक होंगी तो डिज़ाइन भी एक्यूरेट होगा, उस डिज़ाइन की बेस पे हम एक्यूरेट इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। लैक ऑफ कन्फर्मेंस टू रिक्वायरमेंट्स इज़ लैक ऑफ क्वालिटी, यानी कि रिक्वायरमेंट्स में अगर एम्बिग्यूटीज़ होंगी या इनकम्प्लीटनेस होगी या इनकन्सिस्टेंसीज़ होंगी तो हमारी क्या है, क्वालिटी भी हम जो है वो अचीव नहीं कर सकते। स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स डिफाइन अ सेट ऑफ डेवलपमेंट क्राइटेरिया दैट गाइड द मैनर इन विच सॉफ्टवेयर इज़ इंजीनियर्ड। इफ़ द क्राइटेरिया आर नॉट फॉलोड लैक ऑफ क्वालिटी विल आलमोस्ट श्योरली रिजल्ट, यानी कि अगर हम किसी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी क्वालिटी जो है वो हम जो है उसको एश्योर नहीं कर सकते। देयर इज़ अ सेट ऑफ इम्प्लिसिट रिक्वायरमेंट्स दैट ऑफन गोज अनमेंशनड। आप लोगों को याद होगा हमने जब हम क्यू डी एफ क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट QFD जो हमारा एक रिक्वायरमेंट एलिस्ट्रेशन की टेक्निक थी, तो हम उसमें जो है एक्सप्लिसिट हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स हम गैदर करते हैं जो हमें हमारा जो कस्टमर होता है वो आसानी से हमारे आगे एक्सप्लोर करता है या हमें बताता है। तो कुछ हमारे पास इम्प्लिसिट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इम्प्लिसिट मतलब गैर वाज़ेह होती हैं, तो हम उनको आसानी से जो है वो अनमेंशनड होती हैं। There is a set of implicit requirements that often goes unmentioned. If software conforms to its explicit requirements but fails to meet implicit requirements, software quality is suspect, यानी कि अगर सिर्फ हम उन रिक्वायरमेंट्स पे काम करें जो हमारे पास जो हमें कस्टमर ने बताई हैं, तो और जो हमारे पास इम्प्लिसिट रिक्वायरमेंट्स हैं, गैर वाज़ेह रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर हम उनको जो है वो छोड़ देंगे तो भी हमारी क्वालिटी जो है वो क्या करेगी, असरअंदाज होगी। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी बेसिकली अगर दो वर्ड में हम देखें तो कन्फर्मेंस टू रिक्वायरमेंट्स, यानी कि हमने उन रिक्वायरमेंट्स की इम्प्लीमेंटेशन को कंफर्म करना है जो हमारे कस्टमर ने हमें दी हैं। कन्फर्मेंस टू एक्सप्लिसिटली स्टेटेड फंक्शनल एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स, एक्सप्लिसिटली डॉक्यूमेंटेड डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स एंड इम्प्लिसिट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर एक्सपेक्टेड इन प्रेफरेबली डेवलप्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। तो हमारे पास
क्वालिटी जो है बेसिकली हमारी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो एक्सप्लिसिटली डॉक्यूमेंटेड होती हैं, तो उनको अगर हम मीट करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी क्वालिटी को अचीव कर सकते हैं। तो क्वालिटी के 5 व्यूज़ हैं। वैल्यूड बेस्ड है, यानी कि इंजीनियर के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये वैल्यू बेस्ड है। यूज़र बेस्ड है, फिटनेस फॉर द पर्पस, यानी कि अगर यूज़र इसको देखेगा तो वो तब भी कहेगा कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो है वो क्वालिटेटिव है, यानी कि उसकी क्वालिटी अच्छी है, अगर वो उसको क्या करेगा, फिटनेस फॉर दी पर्पज़, यानी कि सॉफ्टवेयर अगर फिटनेस फॉर दी पर्पज़ होगा तो यूज़र के लिहाज से क्वालिटी जो है वो अचीव होगी। उसके बाद प्रोसेस बेस्ड कन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट्स, यानी कि हर प्रोसेस में हमने हर रिक्वायरमेंट को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया है, तो क्या होगा, प्रोसेस के लिहाज से जो है वो क्वालिटी का एक व्यू है। उसके बाद प्रोडक्ट बेस्ड है, यू गेट व्हाट यू पे फॉर, यानी कि अगर हमारा क्लाइंट जो है वो उस तरह का प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट जो है वो वसूल करेगा, या हम उसको उस तरह का प्रोजेक्ट देंगे जिसके लिए उसने जो पे किया है, तो प्रोडक्ट के लिहाज से इस तरह से क्वालिटी को हम डिफ़ाइन करते हैं। उसके बाद है ट्रांसेंडेंट बेस्ड, यानी कि एक्सीलेंस हमारा प्रोडक्ट होगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो क्वालिटी क्राइटेरिया है वो मीट कर रहा है। तो कन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट्स इम्प्लीकेशन, अगर हम क्वालिटी को जो है इम्प्लीकेशंस के लिहाज से देखें तो हमारे पास उसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट एस्पेक्ट है हमारे पास मैनेजरियल एस्पेक्ट्स हैं, उसके बाद हमारे पास टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं। तो मैनेजरियल एस्पेक्ट्स में ड्यूरिंग दी प्रोडक्शन प्रोसेस मेजरमेंट्स आर कंटिन्यूअली टेकन टू डिटरमाइन कन्फॉर्मेंस टू दोज रिक्वायरमेंट्स, यानी कि डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान, प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान जो है हम कंटिन्यूसली मेजरमेंट्स लेते हैं ताकि हम देख सकें कि हम क्या कर सकते हैं। मैनेजरल एस्पेक्ट्स में हम क्या करते हैं, मेजरमेंट मॉडल यूज़ करते हैं, प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड ओवरसाइट करते हैं, वैलिडेशन क्राइटेरिया को डिफ़ाइन करते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम जो है हम को डिफ़ाइन करते हैं, प्लान्स बनाते हैं, कमिटमेंट टू इम्प्रूवमेंट, यानी कि हम अपनी प्रोसेस में हर प्रोसेस में, प्रोडक्शन प्रोसेस में जो है वो क्या करते हैं, इम्प्रूवमेंट लाते हैं ताकि हम क्या कर सकें, अपनी क्वालिटी को जो है वो अचीव कर सकें। द यूज़ ऑफ प्रोसेस मॉडल इज़ इनकरेज, यानी कि मैनेजरियल एस्पेक्ट्स में हम क्या करते हैं, प्रोसेस मॉडल जो है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं। टेक्निकल एस्पेक्ट्स में हम क्या करते हैं, कोई मैथमेटिकल टूल्स यूज़ करते हैं, यानी कि हम फॉर्मल मेथड्स को जो है वो यूज़ करते हैं ताकि हम फॉर्मल मेथड्स को यूज़ करते हुए अपनी क्वालिटी को जो है वो अचीव कर सकें। रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी क्लियरली स्टेटेड सच दैट दे कैन नॉट बी मिसअंडरस्टूड, यानी कि हमारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो क्लियरली अंडरस्टूड होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, अनएम्बिगियस होनी चाहिए, यानी कि वाज़ेह होनी चाहिए, वेरीफाइएबल होनी चाहिए, यानी कि हम उनको इम्प्लीमेंट करने के बाद जो है वो टेस्ट कर सकें, वेरीफाई कर सकें। प्रिसाइज होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए। कंसिस्टेंट मतलब हमने पहले डिस्कस किया था कि हमारा जो कस्टमर है वो रिक्वायरमेंट्स को इस तरह से डिफ़ाइन करे या हम उससे इस तरह से रिक्वायरमेंट्स लें ताकि उनमें कोई गैप ना हो, यानी कि हर मीटिंग में हर रिक्वायरमेंट को कस्टमर जो है वो सेम तरीके से वो डिफ़ाइन करे, यानी कि उसमें चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। सॉफ्टवेयर क्वालिटी फैक्टर्स इट कैन बी कैटेगराइज्ड इन 2 ग्रुप्स, हमारे पास सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को जो है वो 2 हम ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं। फैक्टर दैट कैन बी डायरेक्टली मेजर्ड, यानी कि हम KLOC, यानी कि किलो नंबर लाइन ऑफ कोड्स, यूनिट टाइम और एरर्स के लिहाज से हम अपनी सॉफ्टवेयर की, यानी कि अगर एरर कम होंगी तो उसकी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी जो है वो हाई होगी। तो इस तरह से हम सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेजर कर सकते हैं। फैक्टर दैट कैन बी मेजर्ड ओनली इनडायरेक्टली, यानी कि यूजेबिलिटी, अगर हमारा सिस्टम जो है या प्रोजेक्ट जो है वो यूजेबल है, आसानी से यूजेबल है, उसका इंटरफेस अच्छा है, तो हम क्या कह सकते हैं, इसमें क्वालिटी है। और मेंटेनेबिलिटी, यानी कि उसको डेवलप करने के बाद, डिप्लॉय करने के बाद हम उसको मेंटेन कर सकें, तब भी हम क्या कह सकते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर में क्वालिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। और इट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू इंटरनल attributes which can be measured or observed in isolation, external attributes which can only be observed in relation to external environment। अब इंटरनल और एक्सटर्नल में सेम वही बात है कि इंटरनल का मतलब यह है कि हम उसमें देखेंगे कि अगर एरर्स कम से कम हैं तो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी अच्छी है, और एक्सटर्नल के लिहाज से अगर हम देखें तो इंटरफेस या यूजेबिलिटी को हम कंसीडर कर लेते हैं। एक्सटर्नल एक फैक्टर है या एट्रीब्यूट है सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेजर करने का। तो एक मैकल्स ट्रायंगल ऑफ क्वालिटी, यानी कि मैकल्स ने क्वालिटी को जो है वो एक ट्रायंगल की फॉर्म में जो है वो डिफ़ाइन किया है, यानी कि प्रोडक्ट की रिवीजन के लिहाज से प्रोडक्ट की ट्रांजिशन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे अगर हम प्रोडक्ट को या प्रोजेक्ट को मूव कराएंगे तो उसकी क्वालिटी को हम कंसीडर करेंगे। प्रोडक्ट ऑपरेशन, यानी कि वो ऑपरेट कैसे करता है हमारा प्रोडक्ट।
तो मेंटेनेबिलिटी, ये प्रोडक्ट रिवीजन के तीन वो हैं एट्रीब्यूट्स हैं। मेंटेनेबिलिटी यानी कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो मेंटेनेबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी कि हम उसको आसानी से एक जगह से, एक प्लेटफॉर्म से या एक फ्रेमवर्क से जो है दूसरे फ्रेमवर्क पर उसको मूव करा सकें। फ्लेक्सिबल होना चाहिए। टेस्टेबिलिटी, उसको हम आसानी से टेस्ट कर सकें। पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी का मतलब ये है कि हम अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को जो है किसी और सिस्टम में आसानी से इंटीग्रेट कर सकें, उसको पोर्ट कर सकें। रीयूजेबिलिटी यानी कि हमारे सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होने चाहिए जिसको हम रीयूज़ कर सकें, जिनको इंटरऑपरेटेबिलिटी यानी कि हमारा प्रोडक्ट जो है दूसरे प्रोडक्ट के साथ वो इंटरऑपरेट कर सके। उसके बाद रिलायबिलिटी है, इंटेग्रिटी है, करेक्टनेस है, यूजेबिलिटी है, ये प्रोडक्ट के जो ऑपरेशन एट्रीब्यूट्स हैं। उसके बाद एफिशिएंसी है। तो प्रोडक्ट रिवीजन, ability to undergo change, maintainability, the effort required to locate and fix an error in a program। यानी कि maintainability का मतलब यह है कि अगर हम अपने प्रोग्राम में आसानी से एरर्स को लोकेट कर सकें तो वो क्या होगा, मेंटेनेबल होगा। यानी कि प्रोडक्ट की रिवीजन के लिहाज से हम मैकल्स क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को अगर कंसीडर करें तो मेंटेनेबल होना चाहिए, जिस तरह हमने पहले भी बात की है। फ्लेक्सिबिलिटी, द एफर्ट रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई एन ऑपरेशनल प्रोग्राम, यानी कि हम उसको आसानी से मॉडिफाई कर सकें। टेस्टेबिलिटी, द एफर्ट रिक्वायर्ड टू टेस्ट अ प्रोग्राम टू इंश्योर दैट इट परफॉर्म इट्स इंटेंडेड फंक्शन, यानी कि हमारा जो सिस्टम हो या हमारा जो प्रोजेक्ट हो वो वाला फंक्शन परफॉर्म करे जिस फंक्शन, जिस मकसद के लिए या जिस गोल के लिए या जिस ऑब्जेक्टिव के लिए उसको जो है वो डेवलप किया गया है। उसके बाद प्रोडक्ट के ऑपरेशन के लिहाज से अगर हम देखें तो ऑपरेशन करेक्टरिस्टिक्स में करेक्टनेस होनी चाहिए। द एक्सटेंट टू विच अ प्रोग्राम सेटिस्फाइज इट्स स्पेसिफिकेशन दैन फुलफिल द कस्टमर मिशन ऑब्जेक्टिव, यानी कि कस्टमर के मिशन या ऑब्जेक्टिव के जो है वो उसके मुताबिक होना चाहिए, वो करेक्ट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। उसके बाद एफिशिएंट होना चाहिए। द अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज एंड कोड रिक्वायर्ड, यानी कि हमने ये एफिशिएंसी हमने इस तरह से कंसीडर करनी है कि वो कितनी जो है वो स्पेस लेता है और कितना जो है वो कितने टाइम में, कितने कम टाइम में जो है वो हमें आउटपुट जनरेट करके देता है। बाय अ प्रोग्राम टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। इंटेग्रिटी, द एक्सटेंट टू विच एक्सेस टू सॉफ्टवेयर और डाटा बाई अनऑथराइज्ड पर्सन कैन बी कंट्रोल्ड, यानी कि हमारा सिस्टम जो है वो कितना इंटेग्रिटी है उसमें, ताकि वो हमारे जो अनऑथराइज्ड यूज़र्स हों उनको क्या कर सके, सिस्टम की एक्सेस से बचाए। यूजेबिलिटी, द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लर्न, ऑपरेट, प्रिपेयर, इनपुट एंड इंटरप्रेट आउटपुट ऑफ अ प्रोग्राम, यानी कि हम कितना, हमारा सिस्टम कितना यूजेबल है, हम कितने कम टाइम में जो है उसको लर्न कर सकते हैं, उसको ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांजिशंस, अडेप्टेबिलिटी टू न्यू इन्वायरमेंट्स, पोर्टेबिलिटी, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया है, रीयूजेबिलिटी, इंटरप्रेटेबिलिटी। ये ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के क्वालिटी के कुछ फैक्टर्स हैं। दीज फैक्टर्स प्रोवाइड अ बेसिस फॉर इनडायरेक्ट मेजर्स एंड एन एक्सीलेंट चेकलिस्ट फॉर असेसिंग द क्वालिटी ऑफ द सिस्टम। फंक्शनैलिटी, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, एफिशिएंसी, इन सब को हमने पहले जो है वो डिस्कस कर लिया है कि रिलायबिलिटी क्या है, फंक्शनैलिटी क्या है, यूजेबिलिटी क्या है, एफिशिएंसी क्या है, मेंटेनेबिलिटी क्या है और पोर्टेबिलिटी क्या है। तो हमारे पास क्वालिटी को अश्योर करने के लिए हम जो है वेरिफिकेशन या वैलिडेशन करते हैं। तो हम जब वेरिफिकेशन करते हैं तो हमारे पास टेस्टिंग टेक्निक्स होती हैं, हम सिस्टम को जो है वो टेस्ट करते हैं। तो हमारे पास मल्टीपल टेस्टिंग टेक्निक्स हैं, जिसमें ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग है, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग है, रेग्रेशन टेस्टिंग है। रेग्रेशन टेस्टिंग में हम इस तरह करते हैं कि हमारा जो सिस्टम होता है हम उसमें चेंजिंग लाते हैं। तो चेंजिंग लाने के बाद हम उस पर फिर टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं ताकि हम उसकी आउटपुट को देख सकें कि हमारा सिस्टम जो है वो सही तरीके से आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा। तो चेंजिंग के बाद जब हम सिस्टम को जो टेस्टिंग हम करते हैं तो उसको रेग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। उसके बाद हमारे पास यूनिट टेस्टिंग होती है और टेस्टिंग के फिर हमारे पास टाइप्स हैं, टॉप बॉटम अप है, टॉप डाउन है। तो हम इनको डिस्कस करते हैं। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हमारे पास जो टेस्टर होता है उसको इंटीरियर जो एप्लीकेशन की लॉजिक्स होती हैं या उसके जो कोड होता है उसके बारे में कोई नॉलेज जो है वो नहीं होता। द टेक्निक ऑफ टेस्टिंग विदाउट हैविंग एनी नॉलेज ऑफ इंटीरियर वर्किंग्स ऑफ द एप्लीकेशन इज़ कॉल्ड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। द टेस्टर इज़ oblivious to the system architecture and does not have access to
द सोर्स कोड, यानी कि जो हमारा टेस्टर होता है उसको एक तो सिस्टम का जो डिज़ाइन होता है या आर्किटेक्चर होता है उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होता, ना ही उसको जो सिस्टम का सोर्स कोड होता है उसके बारे में कोई नॉलेज होता है। टिपिकली वाइल परफॉर्मिंग अ ब्लैक बॉक्स टेस्ट अ टेस्टर विल इंटरेक्ट विद द सिस्टम, यानी कि वो सिर्फ सिस्टम के इंटरफेस को जो है वो यूज़ करता है या उससे इंटरेक्ट करता है। यूज़र इंटरफेस बाई प्रोवाइडिंग इनपुट्स एंड एग्जामिनिंग आउटपुट्स विदाउट नोइंग हाउ एंड वेयर द इनपुट्स आर वर्कड अपॉन, यानी कि वो सिर्फ इनपुट देता है और आउटपुट सिस्टम से लेता है, उसको इंटरनल जो उसकी सिस्टम की या एप्लीकेशन की वर्किंग्स होती हैं उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होता। तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग में इसके बरक्स होता है, यहाँ पे जो हमारा टेस्टर होता है उसको सिस्टम की इंटीरियर जो लॉजिक्स होती हैं या इंटीरियर जो सोर्स कोड होता है और उस सिस्टम का जो आर्किटेक्चर या डिज़ाइन होता है उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होता है कि वो इनपुट कहाँ पे जा रही है, कैसे आ रही है और आउटपुट कैसे जनरेट हो रही है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग इज़ दी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंटरनल लॉजिक एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कोड। वाइट बॉक्स टेस्टिंग इज़ आल्सो कॉल्ड ग्लास टेस्टिंग or open box testing. In order to perform white box testing on an application, a tester need to know the internal workings of the code, यानी कि हमारा जो टेस्टर होता है उसको इंटरनल कोड या लॉजिक जो सिस्टम की होती है उसके बारे में नॉलेज होना लाजमी होता है। द टेस्टर नीड्स टू हैव अ लुक इनसाइड द सोर्स कोड एंड फाइंड आउट विच यूनिट चंक ऑफ द कोड इज़ बिहेविंग इन अप्रोप्रिएटली, यानी कि जो टेस्टर होता है उसको इस चीज़ के बारे में नॉलेज होना लाजमी है कि कौन सा यूनिट या कौन सा कंपोनेंट सिस्टम का जो है वो इनअप्रोप्रिएट बिहेव कर रहा है या इम्प्रॉपर बिहेव कर रहा है। द फॉलोइंग टेबल लिस्ट दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वाइट बॉक्स टेस्टिंग। ये वाइट बॉक्स टेस्टिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, इनको हम स्किप कर देते हैं। जस्ट हम इंट्रोडक्शन वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग यानी कि हमारे पास मल्टीपल मॉड्यूल्स या यूनिट होते हैं सिस्टम के, तो हम क्या करते हैं उनको आपस में इंटीग्रेट करते हैं और फिर हम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं ताकि हम जो है उनकी आपस में रिलेशनशिप या उनका आपस में कम्युनिकेशन देख सकें कि वो एक दूसरे के साथ प्रॉपरली जो है वो बिहेव कर रहे हैं या वो प्रॉपर जो है वो आउटपुट हमें जनरेट करके दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो टेस्टिंग द बिल्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग एक्सरसाइजिंग 2 और मोर यूनिट्स और कंपोनेंट्स, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा यूनिट्स या कंपोनेंट्स को हम क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव डिटेक्ट इंटरफेस एरर्स, हम जो है इंटरफेस एरर्स को डिटेक्ट करते हैं। एश्योर द फंक्शनैलिटी ऑफ द कंबाइंड यूनिट्स परफॉर्म्ड बाई प्रोग्रामर्स और टेस्टिंग ग्रुप। तो ये जो प्रोग्रामर या हमारे पास टेस्टिंग ग्रुप्स होते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग को वो परफॉर्म करते हैं। इसमें इश्यूज़ होते हैं स्ट्रेटेजी फॉर कंबाइनिंग यूनिट्स, यानी कि हमने सिस्टम को सिस्टम के जो यूनिट्स हैं उनको किस तरह से जो है वो आपस में इंटीग्रेट करना है। कंपेटेबिलिटी विद थर्ड पार्टी कंपोनेंट्स, हमने थर्ड पार्टी कंपोनेंट्स को भी कंसीडर करना है और उनको ये देखना है कि वो करेक्ट हैं या नहीं है। उसके बाद हमारे पास है इंटीग्रेशन स्ट्रेटजीज़। 2 मेजर स्ट्रेटजीज़ हमारे पास इंक्रीमेंटल अप्रोचेज़ होती हैं और नॉन इंक्रीमेंटल अप्रोचेज़ होती हैं। इंक्रीमेंटल अप्रोचेज़ में हम क्या करते हैं, स्टब्स को, हमारे पास स्टब्स ड्राइवर्स होते हैं, स्टब्स हम कह सकते हैं, हमारे पास छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं, हम जो है उनको इंटीग्रेट करते हैं फिर टेस्ट करते हैं। और नॉन इंक्रीमेंटल अप्रोचेज़ होती हैं, हमारे पास 2 टाइप्स की अप्रोचेज़ होती हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग में। तो ये हमारे पास कुछ हायरार्की है लेयर्स की। तो ये लेयर 1 है जिसमें यूनिट ए है और लेयर 2 में हमारे पास बी सी डी यूनिट्स हैं या मॉड्यूल्स हम कह सकते हैं। लेयर 3 में हमारे पास ई एफ जी जो है वो मॉड्यूल्स हैं। तो ये हमारे पास सिस्टम टेस्टिंग है, तो हम ये हमारे पास यूनिट ए में यूनिट टेस्ट हम जो है परफॉर्म करेंगे ए मॉड्यूल पे, उसके बाद बी मॉड्यूल पे, उसके बाद सी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं अलग-अलग यूनिट्स जो हैं उनको टेस्ट करके हम क्या करते हैं सिस्टम टेस्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं। पहले हम अलग-अलग जो है हमारे पास यूनिट्स होते हैं हम उनको टेस्ट करते हैं, फिर हम उनको कंबाइन करके क्या करते हैं सिस्टम टेस्टिंग जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम इंक्रीमेंटली जो है वो टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। हमारे पास मल्टीपल जो है वो मॉड्यूल्स होते हैं या हमारे पास यूनिट्स होते हैं, हम उनको टेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद जो है इंटीग्रेशन करते हैं। तो बेसलाइन 0 पे हमारे पास एक जो है वो टेस्टेड कंपोनेंट्स होगा और बेसलाइन 1 पे हमारे पास 2 जो है वो कंपोनेंट्स होंगे। तो हम उनको क्या करेंगे, हमारे पास बेसलाइन 2 पे जो है हमारे पास 3 टेस्टेड कंपोनेंट्स होंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं इंक्रीमेंट करते जाते हैं और मल्टीपल जो हमारे पास मॉड्यूल्स होते हैं या यूनिट्स होते हैं हम उनको टेस्ट करते जाते हैं। तो इसके एडवांटेजेस ये हैं कि हम इनमें से आसानी से जो है वो
बग्स या हमारे पास जो एरर्स होती हैं उनको फिक्स करते हैं और उनको रिमूव करते हैं। ईजियर फॉल्ट लोकेशन एंड फिक्स, ईजियर रिकवरी फ्रॉम डिज़ास्टर प्रॉब्लम, यानी कि अगर सिस्टम हमारा फेल हो जाए या कोई डिज़ास्टर उसमें आ जाए या कोई उसमें प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसको क्या करते हैं, आसानी से जो है वो रिकवर कर सकते हैं। इंटरफेसेस शुड हैव बीन टेस्टेड इन कंपोनेंट टेस्ट बट एड टू टेस्टेड बेसलाइन, यानी कि हमने इंटरफेसेस को क्या करना है, कंपोनेंट्स की फॉर्म में टेस्ट करना है और उनको क्या करना है, बेसलाइन में ऐड करना है। तो ये इसकी एग्जांपल है। तो हमारे पास ये एक बेसलाइन 0 है, उस पर एक कंपोनेंट है, बेसलाइन 1 है, उस पर 2 कंपोनेंट्स हैं, हमारे पास बेसलाइन 2 जो है उस पर मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, टॉप डाउन इंटीग्रेशन हमारे पास एक इंटीग्रेशन की टाइप है। तो हम इस तरह से जो है वो अपने यूनिट्स को टेस्ट करते हैं। टॉप डाउन इंटीग्रेशन, बेसलाइन 0 पे कंपोनेंट ए है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास कंपोनेंट ए है, और हमारे पास बेसलाइन 1 पे हमारे पास ए और बी कंपोनेंट्स हैं, और हमारे पास बेसलाइन 2 पे ए बी सी कंपोनेंट्स हैं, हमने जो उनको टेस्ट किया है ए बी एंड सी, और हमारे पास बेसलाइन 3 पे ए बी सी एंड डी कंपोनेंट्स हैं, ये ए बी सी एंड डी। तो ये हमारे पास क्या है, टॉप डाउन इंटीग्रेशन है, यानी कि हमने सबसे पहले ए को जो है वो टेस्ट किया, उसके बाद हमने बेसलाइन 0 पे जो है ए को टेस्ट किया, बेसलाइन 1 पे बी और सी को टेस्ट किया। इस तरह से हमने क्या किया, इंटीग्रेट इनको कर दिया है। टॉप डाउन इंक्रीमेंटल टेस्ट बिगिन विद द टॉप मॉड्यूल इन द सिस्टम एंड टेस्ट इन लेयर्स डिसेंडिंग थ्रू दी डिपेंडेंसी ग्राफ फॉर दी सिस्टम। ये देखें, हमने जो है टॉप लेवल का हमारे पास जो मॉड्यूल था या हमारे पास जो यूनिट था उसको हमने सबसे पहले टेस्ट किया, उसके बाद हमने इनको टेस्ट किया, फिर इनको आपस में इंटीग्रेट कर दिया इसके साथ। तो ये लेयर्स में जिस तरह से उसने बात की है कि टेस्ट ए हमने यूनिट ए पे टेस्ट किया, फिर उसके बाद हमने ए बी सी डी को टेस्ट किया लेयर 2 पे, और उसके बाद हमने तमाम के तमाम जो है वो यूनिट्स को लेयर 3 पे जो है वो टेस्ट कर दिए। टॉप डाउन टेस्टिंग के एडवांटेजेस, इफ़ मेजर्स डिफेक्ट्स आर मोर लाइकली एट दी टॉप लेवल मॉड्यूल्स, टॉप डाउन इज़ बेनिफिशियल, यानी कि अगर हमारे पास जो हमारा सबसे अपर जो हमारा मॉड्यूल है अगर उसमें कोई फॉल्ट है तो हम जब उसमें से वो फॉल्ट रिमूव कर देंगे तो हमारे जो डाउन लेवल के या हमारे नीचे वाले जो मॉड्यूल्स हैं तो वो फॉल्ट उन तमाम के तमाम मॉड्यूल जो टॉप लेवल से नीचे हैं उनमें आने से या प्रोपेगेट करने से जो है हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। ये टॉप डाउन। उसके बाद डिसएडवांटेजेस हैं, तो ये क्या है, टू मच एफ़र्ट ऑन स्टब्स, यानी कि हम स्टब्स जनरेट करने में हमें जो है एफ़र्ट की ज़रूरत होती है। स्टब्स कम्प्लेक्सिटी कैन इंट्रोड्यूस एरर्स, यानी कि हमारे पास मल्टीपल स्टब्स जो जब हम उनको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हमारे पास कम्प्लेक्सिटी लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर सकता है, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या आ सकते हैं, मल्टीपल जो है वो एरर्स सिस्टम में हमारे। डिफाइनिंग स्टब्स कैन बी डिफ़िकल्ट इफ़ सम कोड इज़ येट टू बी रिटन, यानी कि अगर हमारे पास हमने कोई कोड लिखने से पहले ही कोई स्टब जनरेट कर दिया है तो वो हमारे पास क्या करेगा, डिफ़िकल्टी क्रिएट करेगा। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। बॉटम अप इंटीग्रेशन हम करते हैं, उसमें भी बेसलाइन हम इस तरह से बनाते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो नीचे या सबसे बॉटम वाला जो हमारे पास यूनिट होता है या एलिमेंट होता है हम उसको टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम इस तरह से मूव करते हैं ऊपर की तरफ। तो ये देखें, बेसलाइन 0 पे हमारे पास कंपोनेंट क्या है, n, और बेसलाइन 1 पे हमारे पास n प्लस i हमारे पास जो है वो 2 हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, और हमारे पास बेसलाइन 2 पे हमारे पास n प्लस i प्लस o हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, n प्लस i प्लस o, और हमारे पास बेसलाइन 3 पे जो है ये वाले 4 कंपोनेंट्स होंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, इसको देखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आप लोगों की कोई भी क्वेरीज हो तो आप मेरे से ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।